हेलो दोस्तों, एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अपन लोग अपने 12th क्लास के लेक्चर देख रहे थे दोस्तों। तो आज अपन लोग अपना फ्रूट प्रोडक्शन यानी कि फल उत्पादन वाला जो अध्याय है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आज अपन लोग सबसे पहले कौन सा फल पढ़ेंगे दोस्तों? अपना सबका चहेता और सबसे फेवरेट फल जो अपन लोग जानते हैं, जिसे जिसे अपन लोग इस नाम से जानते हैं दोस्तों, आम यानी कि मैंगो। अपन लोगों ने बचपन में बहुत आम खाए हैं, तो अपन लोग यहाँ से देख भी लेते हैं दोस्तों आज आम के बारे में भी अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर अपन लोग बात करें आम की, तो आपको पता है जो अपना आम होता है इसे अपन लोग नेशनल फ्रूट बोलते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे अपन लोग हैं भारत का राष्ट्रीय फल। तो आपसे दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है दोस्तों? वो होता है अपना क्या? आम। तो अपन लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो, सबसे ज्यादा अपन लोग आम खाते हैं, सबसे प्यारा लगता है, सबसे खाने में अपने को मस्त यही लगता है। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? किंग ऑफ फ्रूट यानी कि फलों का राजा। तो आपको पूछे कभी भी कि फलों का राजा किसे कहते हैं, भी अपन लोग तो सीधी सीधी छोटी छोटी बातें देख रहे हैं एक बार इसके बारे में। तो आपको पूछे फलों का राजा, क्या पूछे दोस्तों? कि फलों का राजा कौन कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है अपना क्या? आम। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, फलों का के राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अपन लोग क्या बताएंगे? आम को। भारत का राष्ट्रीय फल क्या होता है? तो क्या आएगा दोस्तों? आम। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। इसके अलावा अगर अपन लोग देखें दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग याद रख लेना, इसे बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बाथरूम फल बोल दो या फिर बाथरूम फ्रूट, इतना सा बस आपको इसके अन्य नामों में बाथरूम फ्रूट याद रखना है। क्योंकि अपन लोग जब भी खाते हैं इसे, तो आपको पता है अच्छे ढंग से खा नहीं पाते, तो माना जाता है कि इसे बाथरूम में खाना ज़्यादा सही रहता है, यानी कि हाथ वाथ धो के आ जाओ आप लोग, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? बाथरूम फ्रूट। चलिए देखते हैं अपन लोग सबसे पहले इसका वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर अपन लोग दोस्तों क्या देखते हैं? इनके बोटनिकल नेम यानी कि इनका वानस्पतिक नाम देखते हैं। ये कौन से कुल से बिलोंग करता है, कौन से कुल का फल है, ये सब चीज़ें देखते हैं। इनके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, आम की उत्पत्ति स्थल क्या होता है, इनका फल प्रकार, खाने योग्य भाग, ये सारी की सारी चीजें अपन लोग किसमें देखते हैं दोस्तों? आम के अंदर। तो सबसे पहला अपना देखिए दोस्तों, वानस्पतिक नाम। आम का बॉटनिकल नेम क्या होता है? तो देखिए, इससे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों मैंजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैंजीफेरा इंडिका। तो आप लोगों को याद रखना है इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। अगर अपन लोग बात करें इसका कुल या फिर इसकी फैमिली, तो आप याद रखिएगा दोस्तों, इसकी कुल या फिर फैमिली कौन सी होती है? एनाकार्डियेसी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। और इस फैमिली का एक छोटा सा उदाहरण और लिख देता हूं मैं आपको, ये भी याद रखना है। क्या दोस्तों? काजू। आम का बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, कुल होता है एनाकार्डियसी। अब देखिए इसमें क्रोमोसोम नंबर या फिर गुणसूत्र संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 2n = यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 4x, यानी कि 4x, यानी कि दोस्तों चतुर्थ गुणित। क्या बोलेंगे इसे अपन लोग? चतुर्थ गुणित या फिर टेट्राप्लॉइड। तो इसमें गुणसूत्र संख्या क्या होती है दोस्तों? वो होती है 40। और इसके गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं? टेट्राप्लॉइड होते हैं, फिर चतुर्थ गुणित। अपना सामान्य जो आम की किस्में होती है वो क्या होती है? चतुर्थ गुणित। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, टेट्राप्लॉइड, यानी कि इसकी गुणसूत्र 4 जोड़ों में होते हैं। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। अगर अपन लोग बात करें इसका उद्गम स्थल या फिर इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन या फिर ओरिजिन पैलेस क्या है, तो आपको पता है इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? अपना भारत वर्मा या फिर इंडो वर्मा। क्या होता है दोस्तों? भारत वर्मा या फिर इंडो वर्मा। यहाँ पर देखिए इसका फल प्रकार, फ्रूट टाइप क्या दे रखा है दोस्तों? तो ये दे रखा है क्या? अस्टिल या फिर ड्रूप। तो आपको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें याद रखनी है। फल प्रकार यानी कि फ्रूट टाइप, और एक होता है दोस्तों खाने योग्य भाग। यहाँ पे देखिए एडिबल पार्ट या फिर खाने योग्य भाग क्या है इसका? मध्य फल भीति यानी कि मीजो कार्प। तो आपको कभी भी इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर कभी पूछा जाए आम का खाने योग्य भाग होता है, तो आपको बताना है क्या दोस्तों? मध्य फल भीति। अगर आपको फल प्रकार पूछे तो क्या आएगा इसका? ड्रुप या फिर अस्टिल। और यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूँ दोस्तों, स्टोन। इसे और क्या बोल सकते हैं अपन लोग? स्टोन या फिर गूंठली। ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं ये ड्रूप और मध्य फल भीति क्या होती है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर याद रख लीजिएगा इन चीजों को। अब ड्रूप क्या होता है, अपन लोग आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। कुछ बेरी नाम आएगा फल प्रकार के अंदर, ड्रूप आएगा, प्लेसेंटा नाम आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। अपन लोग थोड़ा सा अपन लोग एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों,
जैसे कि मान लीजिए ये किसका फल है अपना दोस्तों, यह अपना किसका फल है, आम का फल है। ठीक है, और बीच में ये दोस्तों क्या है, अपनी गुठली। बिल्कुल आसान सा है भी, बिल्कुल ही आसान, आप लोगों को अच्छे से याद रह जाएगा। गुठली ऐसी ही दिखती है अपनी आम की। अब देखिए दोस्तों, अब मैं मान लेता हूं कि जो गुठली है ना दोस्तों, ये बीच में क्या आ गया, अपनी गुठली। आपको ये जो नीले रंग की बाहर वाली परत दिख रही है ना, तो आपको याद रखना है ये क्या होता है, अपना छिलका, या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन लोग इंग्लिश में, पील। फिर ये जो आपको हरे रंग की लाइन दिख रही है, मान लीजिए इसकी क्या है दोस्तों, एक फल बीती है। इसके बाद एक दूसरी फल बीती मैं बना देता हूँ, आपको एक साथ बताऊंगा मैं कैसे होती है। ये मान लीजिए इसकी क्या है, दूसरी फल बीती, यानी यहाँ पर थोड़ा बहुत आम का गूदा और है। और अपन लोग एक और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वाली, यानी इसकी गुठली और इसके मध्य में जो है ये वाली फल बीती। तो बस आपको हर बार आपको अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं एक साथ बता देता हूँ। अगर आपको पूछे दोस्तों, कोई भी फल होता है उसमें जो एकदम ये बाहर वाला जो फल बीती दिखाई दे रही है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, तो इसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, बाह्य फल बीती। क्या बोलते हैं, बाह्य फल भीति। अब देखो अपन लोग आगे से आगे बढ़ेंगे, इस फ्रूट का एक जो कार्प खाया जाता है बाहर वाला हिस्सा, तो ये क्या आ गया, बाह्य फल भीति, ये वाला हिस्सा खाएंगे अपन लोग अपने फल का। अब दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा देखिए, बाह्य फल भीति के बाद में जो ये फल भीति है, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग, तो इसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, मध्य फल भीति। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों अपन लोग, मध्य फल भीति। यहाँ पर लिख देता हूं दोस्तों मैं, मध्य फल भीति, मध्य फल भीति। ठीक है, अब देखिए, ये जो मध्य फल भीति है, इसके बाद ये वाली जो फल भीति है दोस्तों, जैसे कि अपनी ये हरे रंग वाली है और ये गुठली के पास वाली है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे अपन लोग बोलते हैं क्या, अंतः फल भीति। क्या बोलते हैं, अंतः फल भीति। क्या बोलते हैं दोस्तों, अंतः फल भीति। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। अब देखिए अपन लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आम के उदाहरण से ही। क्या समझ लेते हैं दोस्तों, आम के उदाहरण से ही। बाहर वाला हिस्सा मैंने बोला क्या था दोस्तों, छिलका। उसके बाद में ये जो आपको ये लाइन दिख रही है, मैंने बोला ये क्या है, बाहर वाली बाह्य फल बीती। उसके बाद इस बाह्य फल बीती के बाद में जो इतना एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, जो ये वाला एरिया बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, ये क्या है, अपनी मध्य फल बीती। और ये गुठली और मध्य फल बीती के बाद में गुठली के पास वाला जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये क्या था दोस्तों, अपना अंतःफल भीति। अपन लोग इनके नाम थोड़े इंग्लिश में लिख लेते हैं, तो अपने को एकदम सीधा सीधा पता लग जाएगा सारे के सारे फलों का। एक साथ भी अपन लोग इसमें क्या खाते हैं। अब देखिए, बाह्य फल भीति को मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोकार्प। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोकार्प। इसके बाद देखिए, मध्य फल भीति को क्या बोलते हैं, मीजो कार्प। और अपन लोग अभी क्या पढ़ के आए थे दोस्तों, कि आम में खाने वाला हिस्सा क्या होता है, मीजो कार्प। अपने को भी पता है, अपन लोग छिलका उतारने के बाद में जो बीच वाला हिस्सा होता है वो खाते हैं आम का सबसे ज्यादा। गुठली तो खाते नहीं है, वो क्या होती है, मध्य फल बीती। से क्या बोला अपन लोगों ने, मीजो कार्प। और देखिए दोस्तों, गुठली के बिल्कुल पास वाला हिस्सा होता है, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, एंडोकार्प। क्या बोलते हैं, एंडो कार्प। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है इन सब तीनों की तीनों के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये बीच वाली क्या है दोस्तों, गुठली। तो इसे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला है इसमें फल प्रकार क्या होता है, स्टोन या फिर गुठली। इसमें जो बीज होता है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टोन या फिर गुठली। अब सर ये बताइए हमें कैसे पता लगेगा ये ड्रूप है, कैसे पता लगेगा ये अपना बेरी है। तो देखिए दोस्तों, आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस थोड़ी सी चीज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आपको सदैव एक बात याद रखनी है, एक ऐसा फल जिससे के अंदर ये तीनों के तीनों फल बीतियां हैं। ऐसा फल जिसके अंदर क्या है दोस्तों, तीनों की तीनों फल बीतियां हैं। अब सर तीनों की तीनों कैसे याद रखें, इन तीनों फल बीतियों को अपन लोग एक साथ क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्या याद रखोगे, पेरिकार्प। तीनों को एक साथ, यानी कि बाह्य फल बीती, मध्य फल बीती, अंतर फल बीती, तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं अपन लोग, पेरिकार्प। कभी आपको ये लिखा हुआ मिले ना, इसका खाने योग्य भाग क्या होता है दोस्तों, पेरिकार्प। यानी कि अपन लोग कुछ नहीं छोड़ते, सारा का सारा फल खा जाते हैं, गुठली या फिर बीज को छोड़ के। देखिए दोस्तों, तीनों फल बीती हो और अपने फल के अंदर केवल एक ही बीज हो, क्या हो दोस्तों, केवल एक ही बीज हो, तो वो किस तरह का फल होता है दोस्तों, तो वो होता है अपना क्या, ड्रूप। तो आपको याद रखना है, अपन लोगों ने अभी देखा था ड्रूप। अपन लोग देखते हैं आम के अंदर तीनों फल बीतियां दिखाई दे रही है, अपने को पता ही है तीनों फल बीतियां हैं, एक ही गुठली होती है, तो इसका फल प्रकार क्या हो गया अब, अपना ड्रूप। तो आपको आगे से आगे ये चीजें आएंगी तो वहां पर क्लियर रहेगी, इसका फल प्रकार क्या है, ड्रूप। और आम का खाने योग्य भाग क्या था दोस्तों, मध्य फल बीती।
आपको बस दो ही फल बताऊंगा मैं, दो ही तरह के फल प्रकार बताऊंगा, वो बस याद रख लेना, बाकी सब आसानी से याद है हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन लोगों ने ड्रूप देख लिया। अब देखिए वापस से मैं एक फल बना रहा हूँ, जैसे कि ये क्या था अपना, एक फल था, और इसके अंदर क्या आ गई दोस्तों, ये तीनों की तीनों फल बीतियाँ आ गई, ये लो भी। ठीक है, तीन फल बीतियाँ बना दी मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, एक ऐसा फल जिन्हों में ये तीनों फल बीतियाँ हैं, और उसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, अब एक बीज नहीं होगा यहाँ पर, क्या आएगा दोस्तों, एक से ज्यादा बीज बीज होंगे, यानी कि मोर देन वन सीड होंगे। तो ऐसे फल को अपन लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ऐसे फल का जो फल प्रकार होता है वो क्या कहलाएगा, तो दोस्तों अब वो क्या कहलाएगा, बेरी। क्या कहलाएगा दोस्तों, बेरी। यानी बेरी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अपन लोग क्या, सरस। तो आप लोग कितने भी उदाहरण देख लो, पपीता की बात करूं मैं, पपीता को देखिए आप लोग, एक से ज्यादा फल एक से ज्यादा बीज होते हैं, तो उसका फल प्रकार क्या हुआ दोस्तों, बेरी। आप लोग टमाटर को देख लो, उसके अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं, तो उसका फल प्रकार क्या है दोस्तों, बेरी। जनरली आप लोगों ने केले के अंदर देखे नहीं होंगे जनरली सीड, लेकिन जो द्विगुणित केला होता है ना दोस्तों, उसके अंदर भी बीज होते हैं, लेकिन वो एक से ज्यादा होते हैं, तो उसका फल प्रकार भी क्या है दोस्तों, तो वो भी क्या है, बेरी। तो अपने को आइडिया लग जाता है, अगर आप लोगों ने फ्रूट देखे हुए हैं तो आप लोग इस चीज को आराम से याद रख लोगे। तो आपको सरस, बेरी और ड्रूप के अंदर अंतर पता लग गया है। अब अपन लोग अपनी क्लास पे आ जाते हैं वापस। अब मैं बोलूंगा भी इसका खाने योग्य भाग क्या होता है, अपना मध्य फल बीती, तो आप लोग समझ जाओगे फल प्रकार क्या है, ड्रूप या फिर अस्टिल। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं ये सब चीजें, फल प्रकार ड्रूप तुम लोग खुद बताओगे, बोलोगे हाँ भाई मैंने देखा है इसमें एक ही बीज है और ये फल बीती ऊपर वाला इतना इतना हिस्सा है, तो ये क्या है भाई, हाँ ड्रूप होगा इसमें। अपन लोग सारे फलों को इसी ट्रिक से याद रखेंगे, तो फल प्रकारों खाने के भाग अपने गलत नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों अपन लोग। आगे आता है दोस्तों अपना क्या, हमारे देश में उगाए जाने वाले फलों में आम का सबसे अधिक लोकप्रिय फल आम है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं दोस्तों, फलों का राजा। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या बताया है, हमारे देश में सर्वाधिक उगाए जाने वाला, तो यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल लगाया जाता है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फल लगाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा कौन सा फल होता है वो अपना आम। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाला फल कौन सा होता है, अपना आम। और सबसे ज्यादा इससे खाया भी जाता है, इस वजह से कि क्या बोलते हैं दोस्तों, इससे अपन लोग फलों का राजा। इसका फल विटामिन ए का श्रेष्ठ स्रोत होता है। यानी आपको याद रखना है सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे, जनरली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में होती है, तब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, अपना आम। और कितनी होती है, तो यह मात्रा कितनी होती है, 4800 IU, यानी कि इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं। ताजा फल के उपयोग के अलावा इसका उपयोग अचार, बिल्कुल भी आप लोगों ने खाया होगा। भारत के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय अचार, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय अचार कैसा होता है दोस्तों, किसका होता है, तो वो आम का ही होता है। लेकिन कैसा, जनरली अपन लोग उसे क्या बोलते हैं, केरी, यानी जो कच्चा आम होता है ना, उसका अचार होता है वो सबसे लोकप्रिय होता है। बिल्कुल सही है, इसका उपयोग अपन लोग अचार के लिए भी करते हैं, अमचूर बनाते हैं, बिल्कुल चटनी भी बनाते हैं, स्क्वैश बनाने के लिए भी किया जाता है दोस्तों, और आम का मुरब्बा भी बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है आम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब देखिए आम उत्पादन में भारत का विश्व में क्या है दोस्तों, प्रथम स्थान है। तो आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, विश्व में आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है दोस्तों, अपने भारत में। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है, और भारत में उत्तर प्रदेश में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे देखें, अगर अपन लोग जलवायु देखिए, इसकी जलवायु व भूमि, क्लाइमेट एंड सोइल के बारे में देखते हैं। आम के लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। देखिए आम के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है, या तो उष्ण है या फिर उपोष्ण, तो वो जलवायु क्या होती है दोस्तों, उपयुक्त होती है। थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों आप लोग आगे से आगे अपन लोग जलवायु भी पढ़ते जाएंगे, तो थोड़ा सा एक अंतर देख लेते हैं। अब देखिए एक तो होती है अपनी जलवायु क्या, उष्ण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्या, ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिकल। एक होती है दोस्तों अपनी जलवायु जिसका नाम होता है क्या, उपोषण। क्या होता है दोस्तों, उपोषण, जिसे अपन लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, एक होती है दोस्तों अपनी ठंडी जलवायु, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों,
शीतोष्ण क्या बोलते हैं दोस्तों? शीतोष्ण, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं क्या? टेम्परेट। अब थोड़ा सा आपको एक यहीं से क्लियर हो जाएगी चीजें। उष्ण जलवायु किसे बोलेंगे? अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है। अगर आपको पूछे उष्ण जलवायु किसे कहते हैं, फिर उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों की क्या स्थिति होती है, तब आप लोग क्या बताओगे? यहाँ पर जो तापमान होता है ना दोस्तों, क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है ना वो ज्यादा होता है, और ह्यूमिडिटी यानी कि जो अपनी आर्द्रता होती है वो भी क्या होती है दोस्तों? ज्यादा। क्या होती है दोस्तों? ज्यादा। ऐसी जलवायु क्या कहलाती है दोस्तों अपनी? उष्ण। उपोष्ण क्या होती है अपनी? सामान्यतः देखिए यहाँ पर दोस्तों जो टेम्परेचर है ना वो तो होगा क्या? ज्यादा। और अपनी ह्यूमिडिटी बोल दो या फिर आर्द्रता बोल दो, ये क्या होती है दोस्तों? कम। शीतोष्ण, अब आपको पता है शीतोष्ण क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है, बर्फबारी होती है। तापमान क्या है दोस्तों वहां पर? तो ये लो भी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। टेम्परेचर तो क्या है दोस्तों? लो यानी कि कम। ठीक है। और जो अपनी ह्यूमिडिटी है दोस्तों वो क्या है? ज्यादा। क्या है? ज्यादा। वहां पर आर्द्रता भी क्या होती है दोस्तों? ज्यादा होती है। अब देखो यहां पर दिया गया है आम के लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। तो यानी कि इन दोनों क्लाइमेट के अंदर किसका प्रोडक्शन हो सकता है दोस्तों? अपने आम का। लेकिन आम के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है दोस्तों? उष्ण। कौन सी होती है? उष्ण। तो ये चीज आपको अच्छे से याद है रखनी है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं आगे। इसके लिए वे क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त है जहां जून से सितंबर तक पर्याप्त वर्षा होती हो। आपको पता है जून से सितंबर यानी कि कहीं ना कहीं इसके बीच में अपनी वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है। बारिश के मौसम के अंदर अच्छी बारिश हो, वहां पर अपन लोग आम को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तथा पुष्पन व फलन के समय मौसम साफ रहता हो। तो आपको पता है लगभग आम के अंदर पुष्पन आता है फरवरी मार्च के अंदर। तो उस टाइम क्या होना चाहिए दोस्तों? मौसम एकदम साफ है होना चाहिए, बारिश वारिश नहीं हो, जिससे क्या हो दोस्तों कि जो अपने फूल वगैरह आए हैं आम के फल वृक्ष पर वो झड़े नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन लोग। आम की वृद्धि के लिए 24 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आम की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त तापमान क्या होता है, तो वो होता है क्या? 24 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। आगे देखते हैं। बहुत कम व बहुत अधिक वर्षा वाले स्थान आम की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होते बिल्कुल भी। अगर अनावृष्टि और अतिवृष्टि, अपन लोग जो अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे, आपको पता होगा, यानी कि बारिश का बिल्कुल कम होना और बारिश का बहुत अधिक होना, ये दोनों की दोनों स्थिति होती है दोस्तों, तो वहां पर आम का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको यह चीज भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलवायु के बारे में अपन लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों अपनी भूमि। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग देखते हैं आम की खेती के लिए किस तरह की भूमि उपयुक्त रहती है। तो देखिए अगर आपसे कभी ये पूछा जाए आम की खेती के लिए किस तरह की भूमि उपयुक्त रहती है, तब देखिए अपन लोग क्या बताएंगे। तो अपन लोग बताएंगे आम की उचित बढ़वार व फलन के लिए जीवांश युक्त गहरी बुलई दोमट मिट्टी। ठीक है भी, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, उपयुक्त रहती है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है दोस्तों? जो मिट्टी है वो क्या होनी चाहिए? अपनी गहरी बुलई दोमट होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों? जो जल निकास होता है उसकी उचित व्यवस्था हो, यानी कि पानी वगैरह नहीं भरे, तो वो मिट्टी क्या रहती है दोस्तों? सबसे उपयुक्त रहती है। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, ऐसी भूमि जिसके 2 मीटर गहराई तक अवरोध न हो आम के उत्पादन के लिए उपयुक्त रहती है। तो अपन लोगों ने दोस्तों यह बात पहले देखी थी जब मैं आपको उदाहरण लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए तब मैं बता रहा था। मैंने बताया था दोस्तों जो फल वृक्ष होते हैं उनकी जड़ें क्या करती है दोस्तों? गहराई में जाती है। क्या करती है? गहराई में जाती है। अगर फल वृक्षों की जड़ें गहराई तक जाएगी तो आपको पता है उसमें कंकड़ पत्थर वगैरह कुछ भी नहीं हो, ताकि क्या हो दोस्तों उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से वृद्धि कर पाए। तो इसके लिए कम से कम कितनी गहराई होनी चाहिए दोस्तों? 2 मीटर तक की गहराई होनी चाहिए। भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए दोस्तों। यानी कि जो उदासीन मृदा होती है ना दोस्तों, वो क्या रहती है? इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। इसके अलावा देखें चूना युक्त, कंकरीली, पथरीली, ऊसर भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त रहती है दोस्तों। तो आपको याद रखना है ऐसी भूमि जिनमें कंकड़ पत्थर वगैरह हो या फिर जब अपनी लवणीय भूमि हो, वो क्या होती है दोस्तों? इसके लिए उपयुक्त नहीं होती। वहां पर इसकी खेती अपन लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया इसके लिए अपने को उदासीन भूमि की आवश्यकता होती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना इसकी उन्नत किस्में, यानी कि इसकी इंप्रूव्ड वेराइटियां कौन कौन सी है। ठीक है, अभी अब अपन लोग वन बाई वन करके देखेंगे इसकी क्या किस्में। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन देखा है पकने के आधार पर। तो सबसे पहले एक किस्म होती है जिसमें फलन क्या होता है दोस्तों? सामान्यतः जल्दी आ जाता है, यानी कि
जो फलन है इनमें क्या होगा दोस्तों, वो जल्दी आएगा, तो उन्हें अपन लोग बोलते हैं क्या, अगेती किस्में। तो देखते हैं अपन लोग इसकी अगेती किस्में कौन कौन सी होती है। देखिए दोस्तों, एक बॉम्बे ग्रीन व केसर, ये दोनों की दोनों क्या है इसकी दोस्तों, अगेती किस्में हैं। तो आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगर आपको पूछे इसकी अगेती किस्में मार्केट में कब आ जाती है, तो आप लोग याद रखोगे कब आ जाती है दोस्तों, मार्च में। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आम की किन्हीं दो अगेती किस्मों के नाम लिखिए, तो वो कौन कौन सी होती है दोस्तों, बॉम्बे ग्रीन व केसर। आप यह उत्तर दोगे, ठीक है। ये कौन से महीने में आती है, तो मैंने बताया कब आती है दोस्तों, मार्च के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं अपन लोग मध्यम किस्में। इसकी मध्यम किस्में कौन कौन सी है, लंगड़ा, दशहरी, मलिका और आम्रपाली, ये चारों की चारों किस्में क्या है दोस्तों, इसकी मध्यम किस्में हैं। पछेती किस्में देखिए दोस्तों, चौसा और फजली। आपको अच्छे से ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। आप यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रख सकते हो दोस्तों। अब आम की किस्म देखिए, जो बॉम्बे ग्रीन किस्म है, ये क्या है, इसके सबसे अगेती किस्म। और बछेती देखें तो चौसा और फजली, यानी कि मुख्य रूप से चौसा। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर अगेता आम आ रहा है, पहले अपनी मार्केट के अंदर आम आ रहा है, आपको पता है कहीं ना कहीं वो हरे रंग के होंगे, कच्चे कच्चे से होंगे ना, तो बिल्कुल ये सारे के सारे लक्षण होते हैं अपनी बॉम्बे ग्रीन किस्म के। अब देखो, पूरा पका हुआ नहीं है तो पूरा मीठा नहीं होगा वो, ये बात तो अपने को पता है। पूरा पका नहीं है तो पूरा क्या नहीं है दोस्तों, मीठा नहीं है। तो आप यहाँ से एक ट्रिक बन सकती है अपनी, एक कि आम की सबसे अगेती किस्म बॉम्बे ग्रीन। आम की ऐसी किस्म कौन सी है जो थोड़ी मतलब क्या हो, कच्ची कच्ची सी हो, कच्ची होगी तो अपन लोग एक, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कच्ची होगी तो उसमें क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं विटामिन सी क्या होगा, सर्वाधिक मात्रा में होगा। तो यहीं से अपन लोग भी एक चीज तो अपन लोग अलग से याद कर ही लेंगे, आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक है, तो वही किस्म है जो जल्दी आ गई, वो कौन सी, अपनी बॉम्बे ग्रीन। ये लो भी, इसमें क्या है, विटामिन सी सर्वाधिक होता है आम की किस्मों के अंतर्गत। जबकि आपसे पूछा जाए विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है, तो किसमें होती है दोस्तों, आम के अंदर, ठीक है। अब देखिए अपन लोग, अपन ने देखा ये चौसा, ये तो भी लास्ट तक आती है, लगभग अगस्त के महीने या सितंबर तक आती है अपने मार्केट में, तो आराम से पक पका कर आ रही है ना ये। तो आपको पूछे आम की सबसे मीठी किस्म, तो आपके क्वेश्चन आ सकता है, आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है अपनी चौसा, जो चूसने के काम आती है। जनरली अपन लोग इस ट्रिक से इसको याद रखते हैं। देखिए आगे कुछ बात करते हैं अपन लोग, कुछ एक किस्में दी गई है जिनका विकास कहाँ से हुआ दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है अपना, नई दिल्ली, IARI द्वारा निकाली गई किस्में। तो देखिए IARI द्वारा निकाली गई किस्में कौन सी है दोस्तों, और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली। आपसे पूछा जाए इन्हीं 5 ऐसी किस्मों का नाम लिखो जो अपने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकाली गई है, कौन कौन सी है दोस्तों, पूषा, अरुणिमा, ठीक है। ये तो अपने ट्रिक याद रह जाएगी भाई, क्यों, जिनके आगे पूषा नाम लिखा हुआ है ना, पूषा पूषा, तो अपन लोग याद रखेंगे क्या दोस्तों, पूषा नई दिल्ली, और कहाँ, IARI, क्या याद रखोगे दोस्तों, IARI, जिन किस्मों का आगे क्या लगा हुआ है, पूषा, ठीक है। देखते हैं, पूषा अरुणिमा, ये याद रह जाएगी सर। पूषा लिखा है तो पूषा सूर्या, पूषा लालिमा, पूषा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा, पूषा पीताम्बर, ये सारी की सारी जिनके आगे पूषा लगा हुआ है वो सारी की सारी कहाँ से है दोस्तों, IRI। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, अधिकतर या फिर लगभग जो IRI की किस्में होती है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर किस्में IRI न्यू दिल्ली से जो निकलती है उनके आगे क्या रहता है दोस्तों, लगा रहता है पूसा, क्या लगा रहता है, पूसा उनके आगे लगा हुआ रहता है। आगे देखें अगर अपन लोग, तो एक किस्म होती है इसकी अंबिका और अरुणिका, ये कहाँ से लिखा है, निकाली गई है दोस्तों, CISH, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। देखिए इसका अपन लोग यहाँ पे फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, CISH की, ये होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। तो आपको याद रखना है CISH द्वारा विकसित किस्में कौन कौन सी है, तो वो आपको याद रखना है, मुख्य रूप से कौन सी, अपनी अंबिका और अरुणिका, इन दोनों किस्मों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हीं 2 किस्म ऐसी किस्मों के नाम बताओ जो CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ है दोस्तों, लखनऊ,
वहां से निकाली गई है। तो कौन कौन सी है? अंबिका और अरुणिका। आगे देखें, भारत से निर्यात अल्फांसो किस्म का होता है। तो आपको याद रखना है निर्यात के लिए सबसे बढ़िया किस्म कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? अल्फांसो, जिसे अपन लोग हाफुस के नाम से भी जानते हैं। तो आराम से आसान सा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, तो अपन लोग याद रखेंगे। अब देखिए, आपको पूछे ऐसी कौन सी किस्म है आम की जिसका प्रोडक्टिविटी, जिसका उत्पादकता क्या होती है दोस्तों? सर्वाधिक होती है। तो वो कौन सी होती है? अपनी तोतापुरी, जिसे अपन लोग बेंगलोरा के नाम से भी जानते हैं। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आम की कोई एक आम की ऐसी किस्म कौन सी है जिसकी सर्वाधिक उत्पादकता होती है? तो वो कौन सी है दोस्तों? तोतापुरी। तो आपको यह चीज भी अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपना क्या, एक वैरायटी है जिसका नाम है दोस्तों क्या, सिंधु। अब देखिए, सिंधु नामक किस्म एक संकर किस्म है जो रत्ना और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। यानी कि रत्ना और अल्फांसो, इसे अपन लोग कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? तो इसकी ट्रिक है आर ए अस, यानी कि आर इंटू ए इक्वल टू अस। अस का मतलब क्या हुआ दोस्तों? सिंधु। क्या हुआ? सिंधु। ठीक है। आर का मतलब क्या हुआ? तो भाई आर, आर आर से रत्ना। ए का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अल्फांसो। क्या हुआ? अल्फांसो। यानी कि रत्ना और अल्फांसो का जब क्रॉस करवाया गया तो कौन सी किस्म बनी दोस्तों? सिंधु। अब क्रॉस करवाया, अपन लोगों को वांछित लक्षण चाहिए था, तभी तो क्रॉस करवाया ना। तो इसकी क्या कैरेक्टर है, क्या लक्षण होता है दोस्तों? लगभग इसके अंदर जो बीज होता है नाम मात्र होता है, अवशेष मात्र ही गुठली होती है इसमें। और वो कितनी दोस्तों? 6 ग्राम की। क्या होती है दोस्तों? 6 ग्राम की। तो क्या दिया गया है, किसमें 6 ग्राम की अवशेष मात्र गुठली होती है। ठीक है। जिसे फल अनुसंधान केंद्र, फ्रूट रिसर्च सेंटर, जिसे आप लोग शॉर्ट में FRI बोल सकते हो, वेनगुर्ला BSKV दापोली महाराष्ट्र से विकसित किया गया है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आम की ऐसी कौन सी किस्म होती है जो लगभग बीज रहित होती है? तो वो कौन सी होती है दोस्तों? सिंधु। और ये किस्म किस किस का क्रॉस है? तो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी दोस्तों, क्या? RAS। इसे आप लोग सीधा ऐसे याद रखना, क्या दोस्तों? RAS। अस का क्या हुआ? सिंधु। आर का रत्ना, ए का अल्फांसो। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखें, अगर अपन लोग आता है भी परिवर्तन। जब मैंने जस्ट लास्ट क्लास के अंदर आपको, मैं भी अपना चैप्टर नंबर जो 8 या 9 थे उसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था दोस्तों परिवर्तन। क्या पढ़ा था? परिवर्तन। वहां पर मैंने आम की जितनी भी परिवर्तन की विधियां थी वो मैंने आपको अच्छे से बताई थी। एक बार फिर से अपन लोग इनको देख लेते हैं। देखिए, आम को बीज व वानस्पतिक विधियों द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। बिल्कुल भी, आम का अपन लोग प्रवर्धन बीज के द्वारा भी कर सकते हैं और वानस्पतिक विधियों द्वारा भी अपन लोग कर सकते हैं। अब ये सारी विधियां अपन लोग आगे पढ़ेंगे। आम की व्यावसायिक किस्में एकल भ्रूणता वाली होती है, यानी कि मोनो एम्ब्रियोनी वाली किस्में होती है। मोनो एम्ब्रियोनी किसे बोलते हैं दोस्तों? एक ऐसा फल जिसका जो बीज होता है ना दोस्तों, उसके अंदर केवल और केवल क्या हो दोस्तों? एक ही भ्रूण हो। क्या हो दोस्तों? एक ही भ्रूण हो, यानी कि एक ही एम्ब्रियो हो। उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? मोनो एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है। अब एक भ्रूण होगा तो यहाँ से कितने पादप निकलेंगे दोस्तों? यहाँ से केवल और केवल एक ही पौधे का जन्म हो सकता है एक बीज से। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मोनो एम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं? एकल भ्रूणता। ठीक है। आम की जो व्यावसायिक किस्में होती है उनमें क्या होती है दोस्तों? मोनो एम्ब्रियोनी होती है। लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे मूल व्रंत यानी कि रूट स्टॉक होते हैं। मैंने आपको बताया था रूट स्टॉक किसे कहते हैं, आपको याद होगा प्रवर्धन के दौरान अपन लोगों ने पढ़ा था। एक ऐसा भाग पौधे का जो ग्राफ्टिंग या फिर बडिंग के दौरान जड़ क्षेत्र प्रदान करता है दोस्तों, उसे अपन लोगों ने क्या बोला था? मूल व्रंत। अपन लोग मूल व्रंत के रूप में दोस्तों बहुत सारी किस्में होती है, उनको काम में ले सकते हैं बहुभ्रूणता के लिए। तो वो कौन कौन सी होती है? जैसे कि चंद्रकिरण, मूल गोवा, ओल्यूर, बप्पाकाई, M13A, वलाइको, कोलंबन, जो कि बोनापन व लवणीय सहनशीलता दर्शाती है। तो आपको यह सारे के सारे मूल व्रंत याद रखने हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आम के बहुभ्रूणता वाले कोई 5 मूल व्रंतों के नाम लिखिए। तो आप क्या बताओगे दोस्तों? सबसे पहला 1 नंबर चंद्रकिरण, 2 नंबर मूल गोवा, 3 पे ओल्यूर, 4 पे बप्पाकाई और 5 पे M31 याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें अपनी आ चुकी है। और इनकी क्या खास बात है दोस्तों? यह बोनापन व लवणीय सहनशीलता दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों? यह बोनापन व लवणीय सहनशीलता दर्शाते हैं। और मुख्य रूप से कौन सा होता है दोस्तों? तो वेलाइकोलंबन। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है।
अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए बहुपूर्णता किसे कहते हैं, मैंने प्रवर्धन में आपको समझाई थी ये बात। अपन लोग जब जो अपना वानस्पतिक प्रवर्धन होता है, जो बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है, उसके लाभ देखे थे। तब मैंने बोला था, आपको उदाहरण भी दिया था, आम, सिट्रस, जामुन, यानी कि आम, नींबू वर्गीय फल और जामुन। मैंने बोला था उनके अंदर क्या होती है दोस्तों, पोली एम्ब्रियोनी होती है। क्या होती है इनकी कुछ किस्मों में पोली एम्ब्रियोनी, यानी कि बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो एक बीज के अंदर दोस्तों एक से ज्यादा क्या होते हैं दोस्तों, भ्रूण होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा ज्यादा क्या है दोस्तों, भ्रूण है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुभ्रूणता। क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता। तो आपको दोस्तों ये चीज अच्छे से याद रखनी है। आम के अंदर क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता। और बहुभ्रूणता में क्या होगा दोस्तों, एक से ज्यादा भ्रूण है तो एक से ज्यादा क्या निकलेंगे यहाँ पर पौधे, एक बीज से ही निकल सकते हैं। तो आपको याद रखना है आम की कुछ किस्में जिनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है वो कौन कौन सी है। अब आगे देखते हैं दोस्तों अपन लोग, अगर अपने को अच्छे गुणों वाले इच्छित पौधे तैयार करने के लिए वानस्पतिक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर अपन लोग चाहते हैं कि भी अपनी अपने अकॉर्डिंग अपना जो पौधा है उसके अंदर कैरेक्टर या फिर गुण या फिर लक्षण हो, तो अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, वानस्पतिक विधियां काम में लेते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर भाई अपने को अपनी मर्जी से प्रोडक्शन लेना है तो अपन लोग एक मूलवृंत लाते हैं, और जिस किस्म का अपने को क्या लेना है दोस्तों, उत्पादन लेते हैं, उसकी सांकुर शाखा लाते हैं, दोनों का मिलान करा देते हैं। तो अपने को कहीं ना कहीं अपनी वांछित या फिर इच्छित जो लक्षण होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, अभी अपन लोग कौन सी विधि अपनाएंगे, वानस्पतिक विधियों का प्रयोग करेंगे। इन विधियों में इनार्चिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, स्टोन ग्राफ्टिंग प्रमुख है। यहाँ वीनियर और स्टोन ग्राफ्टिंग का विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। देखिए ये तो अपनी क्लास की लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इन सारी की सारी ग्राफ्टिंग या फिर अपनी बोल दीजिए जो अपनी जितनी भी मेथड है आपको यहाँ पर बताएगी ये ग्राफ्टिंग ये प्रोपोगेशन की, वो सारी मैं आपको अपने पीछे वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। तो एक बार फिर से अपन लोग इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आती है अपनी वीनियर ग्राफ्टिंग। अब देखिए मैंने आपको उसी समय बताया था, एक फल के अंदर प्रवर्धन की एक से अधिक विधियां हो सकती हैं, लेकिन प्रवर्धन की व्यावसायिक तौर पर अपनाई जाने वाली विधि कौन सी कितनी होती है दोस्तों, तो वो होती है केवल और मात्र कितनी होती है दोस्तों, एक। ठीक है, तो आपको याद रखना है आम में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है दोस्तों, वीनियर ग्राफ्टिंग। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो अपना आम होता है दोस्तों, यह आम के प्रवर्धन की सरल विधि है। चलो ठीक है, यह व्यावसायिक तौर पर अपनाई जा सकती है या फिर अपनाई जाती है। तो यह अपना दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है आम में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि होती है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे दोस्तों, वीनियर ग्राफ्टिंग। देखिए वीनियर ग्राफ्टिंग के लिए मूलव्रंत इनहार्चिंग के समान ही तैयार किए जाते हैं। नहीं देखिए यहाँ आप सीधा याद रखिए दोस्तों, के समान ही तैयार किए जाते हैं। इसके लिए मूलव्रंत में 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के निचले हिस्से पर 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगावें। चीरे के आधार पर एक आड़ा चीरा लगावें जिसमें कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा बाहर आ जाए। ठीक है, सांकुर शाखा पर एक तरफ लंबा कलम के आधार पर चीरा लगाते हैं तथा दूसरी तरफ छोटा कट लगाते हैं। मूलव्रंत में कटी सांकुर शाखा को ठीक से बैठा देते हैं, फिर पॉलीथीन की 200 गेज की होती है बांध देते हैं और मूलव्रंत के ऊपरी भाग को लगभग 10 दिन बाद काट देते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, मैंने बताया था आपको जो अपनी वीनियर ग्राफ्टिंग होती है, इसे अपन लोग साइड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जो अपना मूलव्रंत होता है ना दोस्तों, इसने बोला कि इसके साइड में चीरा लगावें, तो लीजिए भी अपन लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर है इसके साइड में इस तरह से वी शेप का चीरा लगा देंगे। अब इसने बोला भी इसकी जो सांकुर शाखा होती है ना दोस्तों, उसके अंदर भी ऐसा ही चीरा लगाना है। तो ले लीजिए दोस्तों अपन लोग लगभग वी शेप का जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो चीरा लगा दिया। इसे मैंने क्या बोला दोस्तों, सांकुर शाखा। क्या बोला, सांकुर शाखा। और ये क्या है दोस्तों, अपना मूलव्रंत। क्या है दोस्तों, मूलव्रंत। ये मैंने मूलव्रंत पे चीरा लगा दिया। और यहाँ पर कुछ अपने को सावधानियां रखनी है। मूलव्रंत में 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के निचले हिस्से पर 3 से 4 सेंटीमीटर का चीरा था। तो ये देखिए दोस्तों निचला हिस्सा है, और यहाँ से ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 20 से लगभग 30 सेंटीमीटर मान लीजिए लगभग अपन लोग बात करें। और चीरा कितने सेंटीमीटर का है दोस्तों, ये 3 से 4 सेंटीमीटर का है। बिल्कुल आसान सी बात है, अपन लोगों ने चीरा लगा दिया। अब ये सांकुर शाखा पर भी अपन लोगों ने ऐसी आकृति बनाए रखी थी। इस तरह से दोस्तों अपन लोग क्या करेंगे, अब इनका मिलान करवा देंगे, और जब प्रवर्धन हो जाएगा तो मूलव्रंत का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हटा देंगे। इसे क्या बोला दोस्तों अपन लोगों ने, वीनियर ग्राफ्टिंग। साइड में कट लगाया तो साइड ग्राफ्टिंग। बिल्कुल से आसान सी बात थी जो कि आपको यहाँ पर डिटेल में बताई गई है। और यहाँ पर बोला गया है दोस्तों
अंत में अपन लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलीथीन लगा देते हैं, ताकि जो अंदर की नमी है दोस्तों वो बनी रहे, और बाहर की कोई भी जो देखिए दोस्तों चीज है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो अपन लोग पॉलीथीन लगा देते हैं, और पॉलीथीन का साइज क्या होता है दोस्तों, 200 गेज का होता है। ठीक है, ये क्या थी दोस्तों अपनी वीनियर ग्राफ्टिंग, जो मैंने आपको यहाँ डायग्राम से समझा दी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीनियर ग्राफ्टिंग करने का कार्य भी इनार्चिंग की तरह जुलाई माह में उपयुक्त रहता है। तो आपको पूछे इनार्चिंग की जो विनर क्राफ्टिंग कब की जाती है, तो वो कब की जाती है दोस्तों अपनी जुलाई माह के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए इनार्चिंग दिया हुआ है, तो देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रख लेना है। इनार्चिंग में भी यहाँ पर अलग से नहीं पढ़ाई गई है, क्योंकि ये अपने प्रवर्धन के अंदर बताई थी मैंने। तो इनार्चिंग एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। यह आम में जो प्रवर्धन की विधि थी ना दोस्तों, यह पुरानी विधि थी, यानी कि आम में प्रवर्धन की पुरानी विधि कौन सी थी, तो वो थी दोस्तों अपनी इनार्चिंग। और जब अपन लोगों ने ग्राफ्टिंग पढ़ा था, तो ग्राफ्टिंग या फिर उपरोक्त बंधन की अपन लोगों ने दो विधियां पढ़ी थी। एक तो थी दोस्तों अटैच ग्राफ्टिंग, और दूसरी थी दोस्तों अपनी कौन सी, डी अटैच ग्राफ्टिंग। दोस्तों जो अटैच ग्राफ्टिंग थी उसकी एक विधि थी कौन सी, अपनी इनार्चिंग। यानी कि अपन लोग इसमें क्या कर रहे थे, जो सांकुर शाखा थी उसे दूसरे पौधे से काट के नहीं ला रहे थे, सांकुर शाखा को जो मूल पौधा होता है उससे अलग किए बिना, यानी कि उसके जुड़े हुए एक साथ ही अपन लोग मूल व्रंत के पास लेके गए थे। इस वजह से इसे क्या बोला था, अटैच ग्राफ्टिंग। और अपन लोग बोल सकते हैं इनार्चिंग भी कब की जाती है, जुलाई माह में, और अपनी वीनियर ग्राफ्टिंग भी कब की जाती है, जुलाई माह में। अब देखिए दोस्तों, कलम बंधन हेतु वांछित किस्म, यानी वांछित किस्म कलम बंधन हेतु, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं जो आप सांकुर शाखा लेके आओगे ना, वो कितने महीने तक की एज की होनी चाहिए, 5 से 6 माह पुरानी स्वस्थ शाखाओं का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो अपना पौधा है उसके ऊपर जो 5 से 6 महीने की जो अपनी हेल्दी या फिर अपनी जो स्वस्थ जो अपनी शूट है या फिर अपनी शाखा है या फिर प्रो है, उसी का उपयोग करो। सांकुर शाखा की पत्तियों को कलम बांधने के 1 सप्ताह पूर्व डंठल छोड़ते हुए हटा दिया जाता है। अब देखो भी पत्तियां क्यों हटा रहे हैं अपन लोग, अगर अपन लोग इस सांकुर शाखा का उपयोग करेंगे, जैसे कि ये अपना पेड़ है और ये इस सांकुर शाखा का मुझे क्या करना है दोस्तों, उपयोग करना है। इसके ऊपर क्या थी दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए क्या थी, पत्तियां। इन पत्तियों को क्यों हटाऊंगा मैं, क्योंकि आपको पता है पत्तियों से क्या होता है दोस्तों, वाष्पोसर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोसर्जन होता है। अगर मैंने इनको हटाया नहीं तो कहीं ना कहीं वाष्पोसर्जन पादप में होता रहेगा, और इस टहनी के अंदर पानी की या नमी की कमी आ जाएगी। तो मैं चाहता हूं इसके अंदर जो नमी है, जो आर्द्रता है, वो क्या रहे दोस्तों, बनी रहे। उस वजह से मैं उनको कम से कम 1 सप्ताह पहले हटा देता हूँ। तो कहीं ना कहीं वाष्पोसर्जन क्या होगा दोस्तों, कम होगा, और अपने जो सांकुर शाखा है उसमें नमी क्या रहेगी, अच्छी खासी मात्रा में बनी रहेगी। इस वजह से अपन लोग क्या करते हैं, इन पत्तियों को हटा देते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, सांकुर प्रहो जिनमें शीर्ष कलिका का फूल गई हो, अंकुर प्रहो जिसमें शीर्ष कलिका फूल गई हो, फूटने से पूर्व की स्थिति मात्र वृक्ष से प्रातः अथवा सायकाल में एकत्रित कर लेनी चाहिए। अब ये बोल रहा है, देखिए दोस्तों, जो शंकुर प्रो होता है ना, उसके ऊपर वाला हिस्सा होता है जो नया नया अंकुरित होता है, जो फुटान होती है ना, उसे अपने को क्या कर लेना चाहिए दोस्तों, सुबह सुबह या फिर शाम के टाइम में ही उसको क्या करना चाहिए, अपने को हटाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों अपनी जनरल जनरल बातें। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सांकुर शाखा को अखबार में या किसी अन्य पेपर में लपेटकर टाट के टुकड़े में रखकर पानी ऊपर से छिड़काव कर नम बनाए रखते हैं। इसका उपयोग कलम बंधन के लिए कर सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है भी, जो अपन लोग सांकुर शाखा जिस पौधे से तोड़ के ला रहे थे, अपन लोगों ने क्या क्या सावधानियां रखी थी, अपन ने ये सावधानी रखी थी उसके ऊपर पत्तियां नहीं रखनी है और वो स्वस्थ होनी चाहिए। अब अपन लोग जब प्रवर्धन करवाने के लिए शाखा को लेके आएंगे, अपन लोग क्या करेंगे, पेपर के अंदर इसको लपेट लेंगे, और लपेटने के बाद क्या करेंगे, उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहेंगे, ताकि उसके अंदर जो नमी है उसका हास नहीं हो। यही बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब अपना लाता है दोस्तों इसके अंदर है, वो क्या पढ़ेंगे अपन लोग, स्टोन या फिर इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। देखिए स्टोन या फिर इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग क्या होती है। मैंने बोला स्टोन बोलते हैं अपन लोग इसके फल प्रकार या फिर इसकी गुठली को, इपिकोटाइल भी अपन लोग इससे बोलते हैं। अब ये भी बताया था मैंने, इसे इपिकोटाइल क्यों बोलते हैं दोबारा बता देंगे आपको। इस विधि में गुठली के अंकुरित होते ही 8 से 15 दिन के अंदर बीजू पौधी वाले मूलव्रंत में लगभग इसी मोटाई की सांकुर वेज का आकार बनाते हुए मूलव्रंत में इसे लगाने हेतु चीरा लगाकर फंसा दिया जाता है। सफल कलम 2 से 4 सप्ताह में बढ़वार शुरू कर देती है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में यह विधि उपयुक्त है। देखिए भाई ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अपन लोग क्या करते हैं आम के अंदर सबसे पहले प्रवर्धन करवाने के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, इसमें अपन लोग स्टोन या फिर गुठली। ठीक है, पहली लाइन क्या थी, इस विधि में गुठली के अंकुरित होते ही 8 से 15 दिन के अंदर, यानी मैंने गुठली लगाई और ये क्या हो गई दोस्तों, अंकुरित हो गई,
और अब इसकी उम्र लगभग कितनी हो रखी है दोस्तों, 1 से 2 सप्ताह बोल दूं मैं, क्योंकि 2 सप्ताह में 14 दिन ही तो होते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ 1 से 2 सप्ताह है, या फिर 8 से 15 दिन। ये लो भी अपन ने गुठली लगाई, उससे पौधा नया नया अंकुरित हुआ, और ये इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये इसकी उम्र हो गई 8 से 15 दिन। और इसे क्या बोला है दोस्तों यहाँ पर, बीजू पौधा, बीजू पौधा। इस बीजू पौधे को दोस्तों अपन लोग किसकी तरह उपयोग में लेंगे, एक मूल व्रंत की तरह है। किसकी तरह है दोस्तों, मूल व्रंत की तरह है। अब देखिए दोस्तों, अपन लोग इसे मूल व्रंत की तरह उपयोग में लेंगे, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक सांकुर शाखा लेके आएंगे और इसके अंदर एक समान यहाँ पे कट लगाएंगे, सेम कट अपने सांकुर शाखा में होगा, फिर अपन लोग इनकी क्या करा देंगे दोस्तों, मिलान या फिर बंधन करवा देंगे। इसे अपन लोगों ने क्या बोला, स्टोन ग्राफ्टिंग या फिर इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। मैंने आपको बताया तो जो सीड होता है दोस्तों, जो उसमें से कोटिलेडन होता है, जो उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं इपिकोटाइल, नीचे वाले को हाइपोकोटाइल। तो आपको वैसे इतनी जानने की जरूरत नहीं है इस, तो अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका जो इपिकोटाइल हिस्सा होता है उसके अंदर ग्राफ्टिंग करवाते हैं। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। बस आपको इतना सा पूछा जा सकता है, आम में प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि है जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में काम में ली जाती है, तो वो कौन सी होती है दोस्तों, अपनी स्टोन ग्राफ्टिंग या फिर इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। आपसे एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, आम में प्रवर्धन की ऐसी कौन सी विधि है जिसमें मूल व्रंत की उम्र लगभग 15 दिन या फिर 2 सप्ताह तक होती है, तो वो होती है स्टोन ग्राफ्टिंग या फिर इपिकोटाइल। इसके मूल व्रंत की उम्र क्यों बोली दोस्तों मैंने, क्योंकि आपको पता है ग्राफ्टिंग के अंदर अपन लोग जितने भी मूल व्रंत, जितनी भी विधियों में काम में लिए थे, सारे के सारे जो मूल व्रंत थे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को छोड़ करके, उनकी उम्र कितनी थी दोस्तों, तो 9 से 12 माह, यानी कि लगभग 1 वर्ष। कितनी थी दोस्तों, लगभग 1 वर्ष उम्र के क्या थे, अपने सारे के सारे मूल व्रंत थे। आपको यह बात अच्छे से याद रखनी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अपन लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लग रही है। और दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।